अब बात करेंगे ज्ञानवापी में के बाद से बिहार में जो सियासत उबल रही है उसकी। ज्ञानवापी में मिले बाबा विश्वनाथ। मिल गए भगवान भोलेनाथ। खत्म हुई नंदी की प्रतीक्षा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यही हैं आदि विश्वेश्वर? तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 3 दिनों तक सर्वे चला, वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद अब दावों का तूफान है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ से नए नए दावे कर रहे हैं। तीसरे दिन की जो सर्वे हुई उसके बाद ये साफ हो गया कि नंदी का इंतजार जो है वो खत्म हो गया और इसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भगवान जो हैं वो मिल गए हैं और मस्जिद के भीतर वजूखाने में जो शिवलिंग मिला है वो दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग है। 353 सालों के बाद आखिरकार बाबा विश्वनाथ मिल गए हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है। मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए हर कोई अपने हिसाब से इस पूरे मामले पर बयानबाजी कर रहा है। तो वहीं बिहार में बीजेपी ने विपक्ष के चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। इसी विषय को असहिष्णु भारत कहने वाले तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायालय पर अविश्वास पैदा कर अपनी राजनीति का रोटी सेकना चाह रहे हैं। ज्ञानवापी के मामले में अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दावों को हम सच नहीं मान सकते। कोर्ट में जांच वाली कमेटी जब प्रमाण पेश करेगी उसके बाद कोर्ट खुद बता देगा कि वहां क्या है क्या नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को उठा करके कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से फिरकावाराना माहौल इस मुल्क में बने। ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने ये साबित किया है कि मुल्क के सभी लोगों को, खास तौर से बनारस के ज्ञानवापी के जो मुसलमान हैं वहाँ पे जो नमाज पढ़ते हैं उनको उनके हुकूक दिए गए हैं। ज्ञानवापी को लेकर के जिस तरह से आज विवाद खड़ा हुआ है, इतिहास को कुदेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय न्यायालय में मामला है, माननीय न्यायालय से जो फैसला आएगा सबको मान्य होगा। निश्चित रूप से पीछे अगर उनसे कुछ ऐसी बात हुई है जिसका मलाल उनको भी होगा तो ये बड़े दिल करके उस पर अपनी बात कह देनी चाहिए। कभी कभी जीवन में चूक हो जाती है, स्वीकार करने में क्या अर्थ है। आरजेडी से राज्यसभा में कौन जाएगा, अब इसको लेकर आरजेडी में मंथन जारी है। हालांकि पहली सीट को लेकर कंफर्मेशन मिल चुका है कि एक सीट पर मीसा भारती का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन पेच दूसरी सीट पर फंसा हुआ है कि आखिर दूसरी सीट पर राज्यसभा में आरजेडी से कौन जाएगा। हालांकि दूसरे नाम में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें रेस में चल रहे हैं। दूसरे नाम में हिना साहब का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि हिना साहब दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव इस पर अंतिम फैसला लेंगे और अंतिम मोहर लालू प्रसाद यादव ही लगाएंगे। मीसा भारती का नाम लगभग तय है। देखिए, इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। मीसा भारती का नाम लगभग तय है।
देखिए इस पे ना हम कुछ कह नहीं सकते। ये पूरा प्रोसीजर पहले पार्लियामेंट्री की बैठक हो जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसके बाद राष्ट्रपति जो निर्णय लेंगे वही होगा। और इधर जेडीयू में भी कैंडिडेट के नाम को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। जेडीयू एक बार फिर से आरसीपी को रिपीट करेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। और इसलिए जब आरसीपी सिंह से इसको लेकर सवाल पूछे गए, हमारे सहयोगी अमितेश ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सर बात हुई है केंद्र में, सर इस सिलसिले में बात हुई है मुख्यमंत्री जी से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ बात हुई है? आपको इससे क्या मतलब है? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आप अपने एजेंडा में सफल कभी नहीं दिएगा, इतना आप स्पष्ट रहिए। तो मतलब एक बस स्टेटमेंट आपकी तरफ से। अभी स्टेटमेंट कैसे होगा जी? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हुआ है 10 जून को। अरे नोटिफिकेशन हुआ है अभी, अलग अलग पार्टी की तरफ अभी नोटिफिकेशन हुआ है अभी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। चुनाव अरे नोटिफिकेशन हुआ है अभी, चुनाव का नोटिफिकेशन तो आ गया है, अभी डेट का नहीं हुआ है। 10 जून को है। अरे आप लोग देखो, मीडिया के लोग हो, नहीं, चुनाव आयोग के 24 तारीख को आएगा वो। चुनाव आयोग के। अरे मैंने बताया ना कि 24 तारीख को आएगा, चलिए ना। 24 तारीख। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमितेश जुड़े हुए हैं। अमितेश, देखिए चुनाव कोई भी हो, तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं, कैंडिडेट के नाम को पहले से ही फाइनलाइज किया जाता है, लेकिन इस बीच जब आपने भी सवाल पूछा तो जिस तरीके से टालते नजर आए आरसीपी सिंह, क्या लगता है इस बार कुछ बड़े बदलाव जेडीयू में देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, जेडीयू की तरफ से जो किंग महेंद्र की सीट थी जहां पर उपचुनाव होना है, उस सीट पर अनिल हेगड़े जो कि पुराने कार्यकर्ता हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी सीट जो खाली हो रही है, आरसीपी सिंह की ही सीट खाली हो रही है। अभी केंद्र में वो मंत्री हैं और उन्हें केंद्र में मंत्री बने रहने के लिए दोबारा राज्यसभा जाना जरूरी भी है। तो यही मैंने सवाल किया कि क्या दोबारा पार्टी आपको भेज रही है, क्या मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से आपकी इस बारे में कोई बातचीत हुई? तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया, चुप्पी साधी और इतना जरूर कहा कि 24 तारीख से नॉमिनेशन होगा। यानी एक तरह से ये संकेत दे रहे हैं कि अभी नॉमिनेशन में समय है, 24 से नॉमिनेशन शुरू होगा, उस समय ये तय होगा। आरसीपी सिंह की तरफ ये कहने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार कुरेदे जाने के बावजूद क्या आपकी मुलाकात आला कमान से हुई है मुख्यमंत्री से? उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया और कहा कि ये कोई बताने की चीज होती है क्या? कुल मिलाकर देखा जाए तो आरसीपी सिंह को लेकर के जरूर सस्पेंस है और जेडीयू क्या उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेजेगी कि नहीं भेजेगी, इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस की स्थिति कर सकते हैं कि जेडीयू के भीतर है। लेकिन आरसीपी सिंह ने जो कहा कि 24 से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो शायद वो भी अभी इंतजार के मूड में है। क्या 24 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और पार्टी की तरफ से उनके नाम पर मुहर लगती है नहीं, ये सब कुछ 24-25 में क्लियर हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। और इधर झारखंड में भी राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन यहां भी फाइट जो है जोरदार होने वाली है, क्योंकि राज्यसभा के रण से पहले ही यहां पर सत्ता पक्ष के अंदर ही दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है। पूरे राज्यसभा के एबीसीडी को समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में 2 साल पहले जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो जेएमएम की ओर से शिबू सोरेन सदन में पहुंचे थे। दूसरी सीट पर कांग्रेस को फजीहत झेलनी पड़ेगी। अब की बार भी स्थिति बदली नहीं है। सबसे पहले आंकड़े देखिए। जेएमएम के 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 18, आरजेडी के 1 विधायक, यानी कुल विधायकों की संख्या 49 हुई। वहीं विपक्ष का अंक गणित भी समझ लीजिए। बीजेपी के 26 विधायक हैं, आजसू के 2 विधायक हैं, एनसीपी के 1 विधायक, निर्दलीय 2 विधायक हैं, जबकि माले के 1 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या है, ये भी जानना जरूरी है। किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या आती है फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। राज्यसभा चुनाव की एबीसीडी समझ गए तो झारखंड में राज्यसभा की गणित जान लीजिए। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 81 है। राज्यसभा की 2 सीट रिक्त हो रही है।
इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, इससे जो संख्या आती है वो 27 है। फिर इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, यानी राज्यसभा की 1 सीट के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। साफ है, सत्ता पक्ष के पास 49 सीट है, यानी राज्यसभा की 1 सीट पर सत्ता पक्ष की मजबूत दावेदारी है। 49 में से 28 विधायक की संख्या घटाने से 21 विधायक बचते हैं, यानी दूसरी सीट पर पूरा पेंच फंसा हुआ है। 7 विधायकों को जुटाने की एक कोशिश ऐसी भी हो सकती है अगर आजसू के 2 विधायक, एनसीपी के 1 विधायक, निर्दलीय के 2 विधायक और माले के 1 विधायक समर्थन कर दें, लेकिन ये विधायक भी समर्थन कर देते हैं तब भी 6 वोट ही होता है, यानी राज्यसभा की दूसरी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 1 वोट कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव लंदन गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव लंदन गए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री यादव भी उनके साथ लंदन गई हैं। सांसद मनोज झा भी उनके साथ ही हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, तेजस्वी यादव लंदन गए हैं, पत्नी राजश्री के साथ लंदन गए और सांसद मनोज झा भी उनके साथ हैं। बताया जा रहा है कि वहां सेमिनार में तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं, उनकी पत्नी राजश्री यादव भी उनके साथ हैं। इसके अलावा सांसद मनोज झा भी उन दोनों के साथ लंदन के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि वहां सेमिनार में तेजस्वी यादव हिस्सा लेने वाले हैं, जहां उन्हें हिस्सा लेने के लिए जाना था। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव लंदन के लिए रवाना हुए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री यादव भी मौजूद हैं। और मनरेगा घोटाले में अब आगे की कार्रवाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके बाद से अब कई सारे और जानकारी जो है जुटाने की कोशिश ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसी बीच आईएएस पूजा सिंघल से जब पूछताछ की जा रही थी तो बार बार पूजा सिंघल अपने बीमार होने की शिकायत कर रही थी। वहीं उनके ब्लड प्रेशर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में मेडिकल टीम ने पूछताछ से पहले पूजा सिंघल और सीए सुमन के स्वास्थ्य की जाँच की है। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल और सीए सुमन की बीपी, शुगर सब नॉर्मल हैं और उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। ब्लड प्रेशर चेकअप हुआ मैडम का और सुमन जी का, दोनों का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल था। उनका सुमन जी का भी? हाँ, दोनों सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, यहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। आर ब्लॉक चौराहे के पास ये मारपीट की घटना हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, रोड़ेबाजी हुई। आर ब्लॉक चौराहे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां शराब बेचने को लेकर रोड़ेबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि शराब बेचने की सूचना देने पर हमला किया गया है। एक गुट ने दूसरे पर आरोप लगाया है और करीब 1 घंटे तक यहां मारपीट होती रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आर ब्लॉक चौराहे पर ये मारपीट की घटना हुई है, जहां पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शराब बेचने की सूचना दी गई थी, जिस वजह से यहां मारपीट हुई है। एक गुट जो है दूसरे गुट पर आरोप लगा रहा है कि शराब बेचने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद यहां दोनों ही गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, पत्थरबाजी हुई है और इस रोड़ेबाजी में कई लोग जख्मी हो गए हैं।
और बिहार में शराब कारोबार के दौरान जो वाहनों को जब्त किया जाता था, अब उसकी नीलामी उत्पाद अधीक्षक कार्यालय में नहीं होगी, बल्कि अब इसकी नीलामी जो है ऑनलाइन की जाएगी, जिसके लिए MSTC पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। MSTC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इसकी अब जो है आगे जाकर के इसको लेकर नीलामी किया जाएगा। इनमें ऑडी कार, एम्बुलेंस, बस, ट्रक समेत छोटी बड़ी जितनी भी कारें हैं वो सस्ते दामों पर यहां उपलब्ध होंगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीते 12 मई को गोपालगंज में समीक्षा बैठक के दौरान ये आदेश दिया था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वाहनों की नीलामी में जिला स्तर पर थोड़ी तेजी आई है, लेकिन अभी भी पूरे राज्यों के जिलों में 2000 से अधिक वाहन कई सालों से नीलामी के लिए पड़े हुए हैं। तो ये वाहन जितने पुराने होंगे उतने इनके दाम में कमी आएगी। यूपी बिहार चेक पोस्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। बिहार में शराब कारोबार में पकड़ी ये गाड़ियां अब उत्पाद विभाग के कार्यालय से नीलाम नहीं होगी, बल्कि MSTC जो वेबसाइट है भारत सरकार की, उस वेबसाइट से ऑनलाइन गाड़ियों की नीलामी होगी। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के बलथरी स्थित उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ऑडी कार से लेकर एम्बुलेंस, बस, ट्रक और कई ऐसी गाड़ियाँ इधर पड़ी हुई हैं जिसकी नीलाम इसी महीने होने वाली है। यहाँ पर उत्पाद विभाग के जो अधीक्षक हैं राकेश कुमार, उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि किस तरह से वाहनों की अब नीलामी की प्रक्रिया होगी। सर, किस तरह से अब वाहन की नीलाम होगी? पहले तो फिजिकल होती थी, अब कैसे होगी वाहनों की नीलामी? अब जो है सो MSTC एक कंपनी है, उसी के द्वारा जो है वो ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। हम लोग को विभागीय निर्देश है कि आप लोग सूची बना के इसका मूल्यांकन करा के वो सूची आप MSTC को भेज दें, और वो जो है वो पूरे भारत के लिए नीलामी निकालेंगे, और भारत के कहीं भी जो लोग हैं वो ऑनलाइन जाके उसमें नीलामी में भाग ले सकते हैं। पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। तो यही अभी व्यवस्था किया गया है। और जो कानून लागू होने के बाद पहली बार ये हो रहा है? हाँ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। पहले हम लोग ज़िले में ही सारे ज़िले अपने ऑर्गेनाइज करते थे और ज़िला में ही एडवर्टीजमेंट दे के पेपर में ज़िला में कराते थे, मगर अब जो है उसको समेकित रूप से एक जगह सारे ज़िलों का वाहनों की नीलामी होगी। बीते 12 मई को ही मद्य निषेध विभाग के जो अपर निदेशक है के पाठक, वो गोपालगंज पहुंचे थे, समीक्षा किया था, और समीक्षा में पाया था कि तकरीबन 2000 गाड़ियों की नीलामी नहीं हो पाई है, जिसके बाद MSTC के जो पोर्टल है उसके माध्यम से वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश के पाठक के द्वारा दिया गया था, और अब इस प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।